नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स की, होल इकोनॉमी की, सिंगल इंडस्ट्री की, या फिर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है होल इकोनॉमी की। इंडिविजुअल स्टडी की कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये छोटी सी चीज़ आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को, डेविड रिकार्डो को, जॉन मेनर्ड कीन्स को, या फिर अल्फ्रेड मार्शल को? तो जॉन मेनर्ड कीन्स यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने पहली बार ये टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का की कॉन्सेप्ट है? कंज्यूमर बिहेवियर, नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, या फिर मार्केट्स प्राइस? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेशनल इनकम इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। The total values of goods and services produced within a country is called? टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का जो किसी कंट्री में प्रोड्यूस किए जा रहे हो, विद इन द कंट्री के अंडर प्रोड्यूस किए जा रहे हो, उसको क्या कहते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने आपको चिल्ला के बहुत बार बताया है कि इसको क्या कहते हैं? जीडीपी। ऑप्शन नंबर थर्ड, जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अगला क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड बाय। नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं? प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से? तो ये तीनों ही मेथड से आप कर सकते हैं मेजर, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज ऑल्सो नोन एज। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को और क्या कहते हैं? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नेट जीडीपी, या फिर पर्सनल इनकम? तो इसको आप कहते हैं रियल जीडीपी। मैंने आपको इन्फ्लेशन वाला जब मैं लेक्चर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, कांस्टेंट जीडीपी के बारे में सब कुछ बताया है। देखना, रियल जीडीपी का मतलब क्या है कि आप ये कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं। जैसे आपने किसी एक साल, मान लो कि कोई भी एक साल ले लो, आपने उस पर फिक्स कर दिया किसी पर्टिकुलर प्राइस, किसी पर्टिकुलर गुड की कीमत। तो इस साल आपका जो गुड है वो 10 रुपये का बिक रहा है, और कितने यूनिट्स बिके? 5 यूनिट्स बिके, या 5 यूनिट आपने प्रोड्यूस किया। तो आपकी जीडीपी कितनी हो गई? 50 हो गई। ठीक है, अब 5 साल बाद आपने कांस्टेंट प्राइस पे ही निकाला। तो कांस्टेंट प्राइस मतलब प्राइस आप 10 ही लेंगे, और अब प्रोडक्शन मान लो 7 हो गया, तो ये कितना बन गया आपका टोटल? 70। तो जीडीपी कितनी हो गई? 50 से 70 हो गई। इसको आप कहते हैं रियल जीडीपी, क्योंकि ये कांस्टेंट प्राइस पे निकाली जाती है। अब देखो, जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट प्राइस पे निकाली जाती है। मान लो कि ये जो 10 रुपये के सामान है, अब करंट प्राइस पे हम बात करते हैं, तो इसकी कॉस्ट ही बढ़ गई, और इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक, अब इसकी जब कॉस्ट बढ़ गई, और अभी लोग कितना ले रहे हैं? अभी भी 5 ही ले रहे हैं, 5 ही प्रोड्यूस हो रहा है, 5 ही यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन अब अगर हम इसको वैल्यू देखेंगे तो ये कितना हो गया? 60 रुपये हो जाएगा। तो 50 से 60, लेकिन प्रोडक्शन तो सेम यूनिट का हुआ। तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज़ एट कांस्टेंट प्राइस एंड नॉमिनल इज़ ऑन करंट प्राइस। ठीक है, छोटा सा चीज़ है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड बाय। इन्फ्लेशन किससे मेजर करते हैं? WPI से, CPI से, दोनों से, या दोनों से नहीं? तो सबसे पहले देखो, WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI क्या है? CPI है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बताओ कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब आप उन बास्केट ऑफ गुड्स की बात करते हैं जो होलसेल लेवल पे देखे जाते हैं। यानी होलसेल लेवल पे पहले इतनी ही चीज़ कितने की मिलती थी, और अब वो कितने की मिल रही है।
तो इसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है कि किसी हाउस होल्ड में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसका प्राइस कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इन्फ्लेशन इन दोनों से नापा जाता है, बोथ ए एंड बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम नहीं है, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, मार्जिनल या फिर स्ट्रक्चरल। तो बहुत ही ईजी है, कौन सा नहीं है, फ्रिक्शनल भी है, साइक्लिकल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, मार्जिनल नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, द पॉलिसी कंट्रोल्ड बाय RBI टू रेगुलेट मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड। जो RBI पॉलिसी लाती है जिससे मनी सप्लाई को आप कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी तो गवर्नमेंट लाती है, ठीक। ये बजट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी ही फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये जो है वो RBI लाती है, ऑप्शन नंबर 2। फिस्कल पॉलिसी इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय, फिस्कल पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो RBI इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक है, ये क्या इम्प्लीमेंट करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हमने देखा सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 गवर्नमेंट। रेपो रेट क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों। तो रेपो रेट वो रेट है जिससे जो बैंक्स हैं वो RBI से बोरो करते हैं पैसे, तो ऑप्शन नंबर 1। विच अकाउंट इज़ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का पार्ट कौन सा है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट या तीनों, तो तीनों ही है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स इज़ नोन एज, जब किसी चीज़ की गुड्स की प्राइस लेवल बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, सिंपल। अगला, GNP इंक्लूड्स, GNP में क्या क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ, प्रोडक्शन बाय रेजिडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, वो प्रोडक्ट्स जो रेजिडेंट्स ने कंट्री के अंदर भी बनाए हैं और कंट्री के ही रेजिडेंट्स ने बाहर जाकर बनाए, तो दोनों ही होते हैं इसमें GNP में। व्हाट डज CRR स्टैंड्स फॉर, CRR का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आपसे, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। विच इंडेक्स इज़ यूज टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में इन्फ्लेशन यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, GDP तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो CPI है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। हाई इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो नोन एज, हाई इन्फ्लेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो हाई इन्फ्लेशन को आप हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला देखो, विच पॉलिसी डील्स विद टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इनमें से कौन सी पॉलिसी टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डील करती है, तो ये होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 2। द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, तो इंडिया की सेंट्रल बैंक है RBI क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला देखिए, GDP रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ, GDP किसका वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, तो टोटल प्रोडक्शन का, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। चलो, द फुल फॉर्म ऑफ WPI का फुल फॉर्म क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर 1। अगला, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर RBI, तो ये करता है आपका UNDP, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऑल अवेलेबल लेबर इज़ एम्प्लॉयड, जितना भी अवेलेबल लेबर है वो सब एम्प्लॉयड है। What is the minimum CRR fixed by the RBI, मिनिमम CRR RBI ने कितना फिक्स करके रखा है, तो ये 4% फिक्स करके रखा है। अगला देखिए, द बैलेंस ऑफ पेमेंट शोज़, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दिखाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन से तो दिखाता है, जो कंट्री किसी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कर रही है तो उसको एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इनमें से कौन कौन सा नहीं इंक्लूड होता है? तो देखो, नेशनल इनकम में होता है आपका फैक्टर इनकम इंक्लूड। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम में आपका आ जाता है वेजेस, रेंट, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, वेजेस तो होता है, रेंट भी होता है, प्रॉफिट्स भी होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। द टर्म इन्फ्लेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। टर्म इन्फ्लेशन को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? तो जॉन मेनर्ड कीन्स ने यूज़ किया था। अपनी बुक में इन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। अगला देखो, फिस्कल डेफिसिट इज़। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब आपका जो एक्सपेंडिचर है, जितना आपने कमाया है वो आपके रिवेन्यू से, जितना आपने खर्च किया है वो आपके रिवेन्यू से ज़्यादा हो जाए। यानी मान लो जो गवर्नमेंट है उसको टोटल टैक्स वैक्स मिला के टोटल रिवेन्यू उसका हो गया कुछ 100 करोड़ मान लेते हैं हम, ठीक, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना हो जा रहा है? 120 करोड़। तो ये जो 20 करोड़ का ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। RBI कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1935 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड। यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे RBI कमर्शियल बैंक्स को पैसे उधार देती है, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।